So friends, after April, now we're going to start the May current affairs. Okay, we'll wait for a couple of students to join. आपका साइंस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? How much have you finished your science? So bio and chemistry are done. Okay, I think you should now switch to ancient, ancient and medieval का ना history का थोड़ा उसका factual information आप लोग पढ़ना शुरू करें. Okay. ठीक है. हाँ, What अभी should be the source, sir? सोर्स वही सेम लूशन से पढ़ रहे हैं. कहाँ से पढ़ रहे हैं? अच्छा लूशन ओके ठीक हाँ है हाँ, फिर वही वही वहीं से पढ़ना है. ओके आई डोंट थिंक कि एग्जाम इतनी जल्दी होगा, but let's be prepared. Now we will start, मतलब we'll increase the pace now over the next, I think, 7 to 10 days. We will have like long sessions, okay? ताकि we don't miss out on that. ठीक है, let's start now. Okay, sir. So, first topic for the month of May is recusal by judges. ठीक है, क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में? He recused himself from hearing a plea by a former IPS officer. Recuse मतलब अपने आप को उस केस से विड्रॉ कर लेना. ठीक है, ये कब होता है? जब कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, उस जज का कोई रिलेटिव होगा इन्वॉल्व, या उसका कोई मतलब जिसमें उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, तो जनरली अ जज रिक्यूजेस हिमसेल्फ. ही कैन रिक्यूज और विड्रॉ टू प्रिवेंट परसेप्शन ऑफ बीइंग बायस्ड. ठीक है, व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको आपने सुन लेना है. नेमो जुडेक्स इन स्वा कॉजा, दैट इज नो पर्सन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस. ठीक है, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो अपीयर टू हैव बीन डन. ठीक है, ये 1924 में रेक्स वर्सेस ससेक्स जस्टिस में, ये लंदन में एक प्रोजेक्ट आया था, केस आया था. इंडिया में देयर इज नो कोडिफाइड रूल्स फॉर गवर्निंग द रिक्यूजल्स. कोई मतलब रूल नहीं है. ठीक है, एंड द डिसीजन टू रिक्यूज solely रेस्ट ऑन द कॉन्शियस ऑफ द डिस्क्रिशन ऑफ द जज. वो जज के अपने डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि whether he wants to recuse. So if a judge recuses himself, the case is listed before the Chief Justice for allotment to an alternate bench. ठीक है, ये केस है रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, और दूसरा केस है आपका स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवानंदा पाठक. नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिया का रैंक. इंडिया का रैंक कितना है? बस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसने दिया, जल्दी से बताओ, क्विक. Reporters Without Borders. Yes, Reporters Without Borders. Reporters Sans Frontiers. Reporters Without Borders. Now I would want, prompt answer from you guys. Reporters Without Borders. इंडिया का रैंक 161 आउट ऑफ 180. तो ये दो फैक्ट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं. और टॉप किसने किया? नॉर्वे ने. सेकंड थर्ड को छोड़ दो. ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? पेरिस. हेडक्वार्टर इज इन पेरिस. ठीक है, सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एनजीओज इन डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ फ्रीडम. 3 मई को इसने पब्लिश की थी. बस इतना याद रखो, ये दो तीन चीजें जो आपको बता दी. ठीक है, दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर है. नेक्स्ट यू हैव 25 years टू द पोखरान. ठीक है, पोखरान वन हुआ था 19, कब हुआ था? व्हेन डिड पोखरान वन हैपन? क्विकली. 98 sir 1998 पोखरान वन आई एम आस्किंग. So sir 1998. डिड यू हेयर मी द फर्स्ट टाइम? पोखरान वन आई एम आस्किंग. लिसन टू द क्वेश्चन प्रॉपर्ली फर्स्ट बिफोर आंसरिंग. एनीवन? 7074. सॉरी, Sir, 1774. We sir, weren't independent by then. 1974. Yes. So Pokhran 1 happened in. I would advise you all to first listen the questions properly before jumping to answer it. Pokhran 1 happened in 1974. ठीक है, this one we were not able to do it successfully, and then Pokhran 2 happened 1998, which were able to successfully conduct. So we are celebrating 25 years of Pokhran 2 nuclear tests.
ठीक है। इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने की जो भी कोशिश की थी, सीरीज ऑफ 3 न्यूक्लियर डेटोनेशन हुई थी मई 98 में। डेट आपको याद रहनी चाहिए, नॉट फॉर द एग्जाम बट अदरवाइज। 11 मई 1998। ठीक है। 3 दीज इंक्लूडेड, उसमें क्या था, थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस अलॉन्ग विद फिशन डिवाइस वाज यूज्ड। सेकेंड टेस्ट फॉलोड 2 days लेटर। ये सब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है। हैविंग अटेन द रिक्विजिट डिग्री ऑफ टेक्नो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। ठीक। इसका नाम क्या दिया गया था इस प्रोजेक्ट का? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। इट वाज द सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट। फर्स्ट वाज कंडक्टेड ऑन May 18, 1974 इन पोखरान। उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये नाम याद रख लो दोनों। दिस वाज ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा केम फ्रॉम टेस्ट डेट बीइंग ऑन द सेम डे ऑफ बुद्धा जयंती। ठीक है। ये बुद्धा जयंती की डेट पे हुआ था। क्लियर? एनी डाउट एनीवन? डाउट है तो पूछिए। नो, WTO, इंडिया ने अपील किया है WTO की रूलिंग बाय द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट को सेटल करती है, WTO। इंडिया हैड वायलेटेड इट्स जीरो टैरिफ कमिटमेंट अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। ठीक है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कौन करता है? WTO करता है। ठीक। द अपील फाइल्ड बिफोर द एपेलेट बॉडी, द अपील फाइल्ड बिफोर द एपेलेट बॉडी is considered an appeal into the void. ठीक। India argued that at the time of signing the ITA, that is this one, Information Technology Agreement, products such as smartphones did not exist, and hence it was not bound to eliminate tariffs on such items. ठीक है। तो इंडिया ने अपना जो क्या बोलते हैं एनोनिमिटी का क्लॉज यूज करके बोला कि तब तक वो स्मार्टफोन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे जब हमने ये साइन किया, तो इट प्लीडेड नॉट गिल्टी। ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इट प्रमोट्स प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड। ठीक है। कि कोई भी फॉरेन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को भी आपको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीट करना है, यू शुड पे इक्वल इंपॉर्टेंस टू देम एज वेल। ठीक है। द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, MFN प्रिंसिपल होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इट इंश्योर्स दैट कंट्रीज डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द ट्रेडिंग पार्टनर्स, ग्रांटिंग देम सेम फेवरेबल ट्रीटमेंट गिवन टू एनी अदर मेंबर। ठीक है। एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में भेदभाव नहीं करना। ठीक है। तो ये आपका इसमें कॉन्सेप्ट था। WTO कब बना है? मराकेश एग्रीमेंट 1994। ठीक है। साइंड एट द कंक्लूजन ऑफ यूरुग्वे राउंड, एंटर इनटू फोर्स इन 1995। तो WTO के पहले एक बॉडी हुआ करती थी, GATT। ठीक है। व्हाट वाज दैट? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक। नेक्स्ट आपका आ गया इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। कब शुरू हुई इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट? 1948 में। ठीक है। 75 साल हो गए इसको भी। इसमें अराउंड 0.7 million और 700,000 पीपल of the Palestinian origin have been displaced. ठीक है। तो 1948 में जब इसराइल बन गया तो उसको क्या कहते हैं? नकबा, कैटास्ट्रफी, काइंड ऑफ कैटास्ट्रफी हैपेंड फॉर द पैलेस्टीनियंस। ठीक है। तो ये शुरू शुरू कब हो गया आपका? अर्ली 20th सेंचुरी से ये मसला शुरू हो गया था, व्हेन ज्यूज दे क्लेम्ड पैलेस्टीनियन लैंड, कि उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, बिकॉज ओरिजिन वहीं से हुआ है। एक बैल्फोर डिक्लेरेशन है। अब ये आपको याद रखना है, बैल्फोर डिक्लेरेशन ब्रिटेन ने, टू एस्टैब्लिश नेशनल होम फॉर ज्यूइश पीपल इन पैलेस्टीन। ये 1917 में शुरू हो गया था, 1917, बैल्फोर डिक्लेरेशन। बैल्फोर डिक्लेरेशन। ठीक है। 1920 से 24 के बीच में ज्यूज की माइग्रेशन शुरू हुई, बिकॉज आपको पता है एंटी सेमाइटिज्म का कॉन्सेप्ट वहां पे हो रहा था। ठीक है। एंटी सेमाइटिज्म मीन्स ज्यूइश कम्युनिटी के अगेंस्ट जो नाजी जर्मनी लेड बाय हिटलर, तो उनकी डिस्प्लेसमेंट हुई। 1947 में क्या हुआ? UN ने वोट किया टू स्प्लिट पैलेस्टीन इनटू ज्यूइश एंड अरब स्टेट। ठीक है। अरब्स ने उस चीज को माना ही नहीं,
ठीक है, बट तो ये आपका फर्स्ट अरब इसराइल वॉर भी हुआ था। अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, ये जो आपका एरिया है वहां पे, अगर आप देखो ये आपका सऊदी अरेबिया है, ठीक है, इसके साथ आपका ये जो मेडिटेरेनियन सी वाला एरिया है ये, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी को टच करते हैं, वो आपने यहाँ पे मैप में, ये आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आप आ जाइए, सीज फायर, जॉर्डन ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक एंड इजिप्ट ऑक्युपाइड गाजा, ठीक है, एंड जेरूसलम वाज डिवाइडेड बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। ये बस ये भी चीज याद रख लो। फिर इन 1967 में भी इनकी ना एक 6 डे वॉर हुई थी, इसको हम ये भी कहते हैं योम योम किपुर वॉर, योम किपुर वॉर हुई थी। अच्छा, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम बताएंगे? सर मोसाद। यस। पाकिस्तान की? सर आईएसआई। इंडिया की? सर रॉ। मैंने पूछा इंडिया की, रॉ ही है क्या सिर्फ? आप एग्जाम किस बॉडी का दे रहे हो? आईबीआई। आईबी की फॉर्मेशन कब हुई थी? रॉ की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1968। आपको इसको रॉ नहीं बोलना चाहिए, RNEW होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है? एनीवन? MI6, ठीक है। चाइना की MSS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। एनीवेज, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे कि इसराइल आज भी वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम को अक्वायर करता है। अब एग्जाम में आपको क्या क्या पूछ सकता है वो, कि जब ये 6 दिन की यॉम किपुर वॉर खत्म हुई, इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूशलम, जॉर्डन और गोलन हाइट्स सब सब अब इसराइल के टेरिटरी में आ गया। तो एग्जाम में क्या पूछेगा, सिनाई पेनिनसुला विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज, ये किस एरिया में है? तो आपको पता है मिडिल ईस्ट में है, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। फिर आपका गाजा स्ट्रिप, ये भी उधर है, वेस्ट बैंक ये भी उधर है, और गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स से सवाल एक बार सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में भी पूछा है इन्होंने, कि गोलन हाइट्स किस एरिया में बिलोंग करता है, तो ये भी मिडिल ईस्ट में है, ठीक है। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ डी हाइफनेशन पॉलिसी विच सिंपली मीन्स दैट, डी हाइफनेशन क्या होता है मैंने आपको बताया है, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज डी हाइफनेशन? एनीवन? तो डीहाइफनेट करने का मतलब है आर पॉलिसी, फॉर एग्जांपल we will have our own independent policy, our relations with one country will be, for example, we have certain issues with US and Russia have issues with each other, but our policy will be dehyphenated. We will have we will have a different approach towards our relationship with US as well as, for example, Russia. We will not be our relationship with US will not hyphenate our foreign policy vis-a-vis Russia. We will have an independent foreign policy stance. तो ये एक कॉन्सेप्ट है डीहाइफनेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इंडिया रिलेशनशिप विद इसराइल वुड स्टैंड ऑन इट्स ओन मेरिट्स। हमने अपने इसराइल के साथ जो रिलेशनशिप है उसको इंडिपेंडेंट रखना है, और इंडिया के रिलेशनशिप जो पैलेस्टीन के साथ है वो अलग है, हमने डीहाइफनेट कर देना है उसको, इंडिविजुअल हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टांस रहेगा इसमें, ठीक है। व्हाट आर एडवांस नोटिसेस? यूएस proposed advance notices of tariff changes and export restrictions on IPEF। अब IPEF अपनी याद रखना है क्या, हमने पढ़ चुके हैं ये, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक एग्रीमेंट, एक यूएस लेड इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, 14 पार्टनर्स हैं इसमें, इंडिया भी इसका मेंबर है। हर ग्रुपिंग में याद रखना है कि इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं,
तो इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। 40% ग्लोबल जीडीपी, 28% जीएस गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड। इसके 4 वर्टिकल्स हैं, ट्रेड है, सप्लाई चेन है, क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स एंड एंटी करप्शन। ठीक। इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड टू ज्वाइन ऑल द 4 पिलर्स, तो इंडिया ने ट्रेड पिलर ज्वाइन नहीं किया है इसका, ठीक है। So under the supply chain tract, US has proposed IPEF members should give advance notices before changing their import tariffs on putting restrictions on exports. तो बस ये आपने 2-3 चीजें जो एडवांस नोटिस क्यों दिए जाते हैं, और आईपीएफ किस यूएस लेड बॉडी है, 14 मेंबर्स हैं, इंडिया इज अ मेंबर। इंडिया ने ट्रेड पिलर ज्वाइन नहीं किया है, इसके 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इसके? सरप्राइजेस मीन्स कोई भी आपने चेंज करना है ना पॉलिसी में, तो आपको पहले से पता रहेगा। इट गिव्स टाइम फॉर एडजस्टमेंट और मिनिमाइजिंग लॉसेस फॉर द ट्रेडिंग पार्टनर्स। सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन दैट कैन गो एज फार एज डिस्टर्बिंग द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इतना नहीं आपको याद रखना, बस ये जो थोड़ा सा प्रिपेयर्डनेस का टाइम दे देगा जो आपका ट्रेडिंग पार्टनर है, इट विल गेट टाइम फॉर प्रिपेयर्डनेस एंड एलिमिनेट सप्लाई चेन शॉक्स, ठीक है। सप्लाई चेन शॉक्स को एलिमिनेट करेगा। कंसर्न्स क्या है ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से छोड़ देंगे हम। इंडिया हैज रेज कंसर्न्स दैट सच एन एक्साइड कुड अमाउंट टू वायलेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ रूल्स as well as possible loss of policy space to the government. Anyways, what is business ready or be ready project? So the World Bank Group पता ना 5 बॉडीज हैं उसमें, IBRD और भी IFC, देन MIGA, 4-5 बॉडीज हैं उसमें। Business ready project, it reflects a more balanced, transparent approach towards evaluating a country's business and investment climate and making it ready for a dynamic private sector. तो ये क्या करेगा, एक काफी एक ट्रांसपेरेंट अप्रोच यूज करेगा। ट्रांसपेरेंट जो आपका इंडिया जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है उसमें, बिकॉज हमने काफी ज्यादा हमने चेंजेस लाए हैं टू मेक इट इन्वेस्टर फ्रेंडली। और जो काफी ज्यादा क्लियरेंसेस थे, जो रेड टेपिज्म था, रेड टेपिज्म होता है कि टाइम टेकन बाय ब्यूरोक्रेसी टू क्लियर द बिल्स, क्लियर द environmental clearances या जो लैंड यूज क्लियरेंसेस, वो सारी उन्होंने अभी एक्सपेडाइट कर दिए हैं, इसको फास्ट ट्रैक कर दिया है, ठीक है। और जो पहले इंस्पेक्टर राज होता था, वो जो करप्शन एंड ऑल दैट, उसको भी काफी हद तक अभी इम्प्रूव किया है, ठीक है। तो इट रिप्लेसेस बिजनेस रेडी, improves upon and replaces the World Bank Group's earlier doing business project, ठीक है। World Bank has scrapped a doing business project after probe revealed that rankings for China this had been altered, ठीक है। तो उसमें कुछ इसमें इश्यूज आए थे, तो इन्होंने वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। फर्स्ट रिपोर्ट कवरिंग 54 इकोनॉमीज इस साल पब्लिश हो जाएगी, एंड फर्दर फिर 180 कंट्रीज, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट जो ईज ऑफ डूइंग, जो बिजनेस डूइंग प्रोजेक्ट था अर्लियर, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, उसको रिप्लेस करके फर्स्ट आइटरेशन में 54 कंट्रीज को ऐड करेगा। नेक्स्ट इट विल extrapolate to 180 countries. What will be the benefits? It will facilitate private investment, employment generation, productivity in inclusive and sustainable ways. अब आ जाइए इसमें, इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक, IFCAP। ये ADB ने अनाउंस किया है दिस थिंग, IFCAP। इट इज अ मल्टी डोनर फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी। गोल क्या है इसका? स्केलिंग ऑफ फाइनेंस फॉर एक्सेलरेटेड एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इन एशिया पैसिफिक, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस IFCAP इज एन इनिशिएटिव ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। करेगा क्या? जो क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स वेयर इन एशिया पैसिफिक will be enhanced, ठीक है। क्लाइमेट चेंज
efforts in the Asia Pacific going to be enhanced. ठीक, इसमें इनिशियल पार्टनर्स कौन कौन है? डेनमार्क, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इट मीन्स साउथ कोरिया, स्वीडन, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स. First time any multilateral development bank has adopted this kind of project. Just remember the minute details. Next we have Washington Declaration. On the 70th anniversary of US-South Korea bilateral relations, both countries have signed the Washington Declaration. तो किसके किसके बीच में है ये? US and South Korea. Just remember this. ठीक है. Declaration, nuclear deterrence policy. ठीक है. Aiming to balance power dynamics against North Korea. तो ये आपको देखना है इसको. Then इसमें अमेरिकन न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन कोरिया में डिप्लॉय हो जाएगी, कोरियन पेनिनसुला में. ठीक है. साउथ कोरिया की न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा. इट इज डिफरेंट फ्रॉम वॉशिंगटन डिक्लेरेशन दैट फॉर्मली एंडेड स्टेट ऑफ वॉर बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल. तो ये याद रखना है, ये जो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द 1994 डिक्लेरेशन बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल. ठीक, कोई डाउट यहां तक? आर यू एबल टू फॉलो? Yes, हाँ जी, sir. ऑल क्लियर नो? गुड. नेक्स्ट इज व्हाट इज सिल्कवॉर्म ईटिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है. रिसेंटली चाइनीज आइडिया कॉल्ड सिल्कवॉर्म ईटिंग has been witnessed with regular incursions in Taiwan. क्या है ये? It is a colloquial term for gradual encroachments by a country by successfully making inroads in another territory. तो ये चाइना की पॉलिसी है. जैसे क्या करता है चाइना, अब जैसे लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में वो इंकर्जन्स करता है. ठीक है, थोड़ा सा आगे आएगा, फिर रिट्रीट करेगा. लेकिन रिट्रीट अगर फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर अंदर आएगा तो रिट्रीट 7 किलोमीटर ही करेगा. तो ये इसका सिल्क वॉर्म ईटिंग स्ट्रैटेजी है कि वो इट काइंड ऑफ इतना एरिया इसने एक्वायर कर लिया. तो दैट इज द पॉलिसी ऑफ सिल्क वॉर्म ईटिंग. ग्रेजुअल एंक्रोचमेंट्स करते हैं टेरिटरी में. सो इट इज अ चाइनीज इक्विवेलेंट टू वेस्टर्न नोशन ऑफ सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक. वन एंड द सेम थिंग. इट इज द डिवाइड एंड कॉन्कर टैक्टिक यूज्ड टू डोमिनेट अपोजिशन पीस बाय पीस. स्टेप थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक. द टर्म वाज कॉइन्ड बाय हंगेरियन कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन माइतास रकोशी. ठीक है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बस इतना आप याद रखो इसमें सिल्क वॉर्म ईटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है. और ये बेसिकली रेफर्स टू द चाइनीज स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रेजुअल इंक्रोचमेंट्स. नेक्स्ट आपका आ गया टॉपिक कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023. The center has notified the provisions of Competition Amendment Act 2023, which amended Competition Act 2002. ठीक है, किसको रिप्लेस किया? एमआरटीपी. एमआरटीपी था पहले, मोनोपोलीज इन रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. जो पहले एक कंपटीशन एक्ट के पहले ये वाला एक्ट होता था आपका एमआरटीपी, जो रेगुलेट करता था जो फेयर अनफेयर प्रैक्टिसेस को, या बिजनेस में कैसे पूरा एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सबको. तो इसकी वजह से आपका एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक बॉडी बन गई जो जो इन प्रैक्टिसेस को कर्व करती है, जो एंटी कंपटीशन प्रैक्टिसेस को. ठीक है. तो इट एक्सपैंड्स द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस. इसको आप छोड़ दो, ये इतना आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में. रिडक्शन इन टाइम लिमिट, ये याद कर लो, 150 दिन कर दिया है. 150 days the time limit for combination. So CCI is now required to form a prima facie opinion on a combination within 30 days. ठीक है. Definition of control for classification of combination, CAA, that is Competition Amendment Act, modifies the definition of control as the ability to exercise material influence. इसको आपको इतना याद नहीं रखना है, आप बस इतना याद रखो एमआरटीपी एक्ट हुआ करता था 1969, उसको रिप्लेस किया कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट ने, और एक बॉडी बन गई आपकी. ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. तो उसने 210 से घट के 150 दिन अभी टाइम रख दिया. अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशंस, दैट इज मर्जर्स, एक्विजिशंस, अमेलगमेशंस. ठीक है, 2000 करोड़ से ऊपर की जो बॉडीज है उनके लिए. ठीक है. एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ कार्टल्स. कार्टल्स में अब क्या इंक्लूड कर दिया? हब एंड स्कोप अरेंजमेंट्स.
that is companies which are not engaged in identical or similar businesses, can also be held liable for anti-competitive horizontal agreement, cartelization. ठीक है, जो सेम बिजनेस में भी, फॉर एग्जांपल कोई दो कंपनीज है, कंपनी ए एंड कंपनी बी, दे आर इन गारमेंट बिजनेस, तो पहले उनपे भी ये एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस लग जाती थी। अब क्या है, कंपनी ए है वो गारमेंट बिजनेस में है, बट कंपनी बी है वो में भी टायर के बिजनेस में है, तो इसमें भी एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस लगेगा अगर वो कार्टलाइजेशन का इसमें क्लॉज प्रूव हो जाता है तो। ठीक है, इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी सिस्टम है कि अ कंप्लेन अगेंस्ट एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट नीड्स टू बी फाइल्ड विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर अंदर आपको फाइल करना है। ठीक है, और पेनल्टी बढ़ा के 5 करोड़ कर दी गई है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है कि सीसीआई के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। व्हाट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज कंपटीशन, कौन सा एक्ट है ये आपका? कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। ठीक है, एलिमिनेट्स प्रैक्टिसेस एडवर्स टू कंपटीशन, मतलब जो कार्टलाइजेशन है ना उसको प्रिवेंट करता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने मोनोपोलाइज कर लिया मार्केट, तो उसको थोड़ा सा चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है, कंपटीशन को सस्टेन करता है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। तो चेयरपर्सन प्लस 2 to 6 मेंबर्स, 10 ईयर क्या रहेगा चेयरपर्सन का? 5 साल और 65 साल, विच एवर इज अर्लियर, और एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ऑल राइट, एक लाइबॉर, एक माइबॉर, एक रेट होते हैं कुछ ये। लाइबॉर क्या है? लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ठीक है, तो आरबीआई हैज इशूड एन एडवाइजरी टू बैंक्स एंड अदर आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज आस्किंग देम टू टेक स्टेप्स टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम द लाइबॉर रेट। ठीक है, जो इंटरबैंक जो ट्रेड होता है ना लंदन में, इस रेट पे होता है। इंडिया में भी काफी हद तक वही फॉलो होता था। लाइबोर एंड MIFOR, मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट, विल बी फेज्ड आउट। जून 30 को फेज आउट कर दिया गया। ठीक है, माई4 क्या था? डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क, विच इज प्रेजेंटली पब्लिश बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये याद मत रखो, बस इतना रखो लाइबोर क्या है और माई4 क्या है। ठीक है, the global transition from the LIBOR was necessitated after British financial authorities decided to phase it out after 2017, discovering that some large banks manipulated. एक केस हुआ था, अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। देयर वाज दिस पर्सन हु हैड दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द इन सम स्टॉक्स एंड इनसाइडर ट्रेडिंग कर दी उन्होंने। ये माई लाइबोर रेट में कुछ थोड़ा मैनिपुलेशन किया था। ठीक है, तो इस वजह से इसको फेज आउट करने की जरूरत महसूस हुई। ठीक है, 2012 में एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस in the way LIBOR was uncovered a widespread long lasting scheme among multiple banks। ठीक है, प्रॉफिट्स गेन करने के लिए ये सब हुआ था। नेक्स्ट यू हैव अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स। ठीक है, आरबीआई ने एक सिस्टम एस्टैब्लिश किया है, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, दैट अलाउज बैंक्स टू चूज रेट्स फ्रॉम अ बास्केट ऑफ करेंसीज रादर देन ब्रिटिश पाउंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये ARR सिस्टम to move away from the British pound as an international financial transaction system. Little bit about what is LIBOR. ठीक है, global benchmark interest rate at which major banks lend to one another. इंटरबैंक रेट है ये। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं एक दूसरे को। 2014 से पहले इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा। बाद में इसको यूके फाइनेंशियल कॉन्डक्ट अथॉरिटी के अंडर है। ये आपको जरूरी नहीं है, बस लाइबॉर का बेसिक डेफिनेशन याद रखें। और कैलकुलेट किन 5 करेंसीज के बेस पे किया जाता था? $, यूरो, पाउंड, स्विस फ्रैंक एंड जापानीज येन। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एक सरकार ने लॉन्च की थी, आपने न्यूज में सुना भी होगा। ये आरबीआई LRS स्कीम, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज इंक्लूडेड द ओवरसीज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट विद इन द लिमिट ऑफ दिस $250,000। ठीक है, इसमें क्या होगा? अंटिल नाउ द प्रोविजन इन द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA,
FEMA Current Account Transactions Act excluded resident Indian overseas use of credit card till this. ठीक है, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन अब्रॉड आर ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर. डेबिट कार्ड वाली तो ऑलरेडी LRS के अंदर है. ठीक है, द रेगुलेशन विल इम्पैक्ट स्पेंडिंग हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स during their foreign visits by reporting the details of such overseas spending to the authorities. तो क्या होता है, बाहर जो नेट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, वो जो बाहर पैसा खर्च करते हैं, तो दे विल हैव टू गिव द डिटेल्स. ठीक है, तो ये 2004 में ये लॉन्च की गई थी LRS की. All resident individuals are allowed to freely remit up to 250,000 per financial year for any permissible current or capital account transaction or a combination of both. इसमें क्या है, individuals are required the RBI's prior permission to make any remittance above this threshold. तो इसके ऊपर की रेमिटेंस आपको लेने के लिए आपको RBI की परमिशन लेनी पड़ेगी. द स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेट्स. इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल से रिलेट करती है. ठीक है, बजट में और क्या चीज आ गई, प्रपोज मेंटेनिंग 5%. ठीक है, टैक्स एट सोर्स आई थिंक फॉर फॉरेन रेमिटेंस एक्सीडिंग 7 लाख रुपए. ठीक है, ये इतनी डिटेल्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं. आप बस ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के बारे में याद रख लीजिए बस थोड़ा. ठीक, नेक्स्ट आपका आ गया रूरलाइजेशन इन इंडिया. क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रूरलाइजेशन? राइज इन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज फोर्सिंग अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स रूरलाइजेशन. क्योंकि अर्बन एरियाज में काफी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स रूरल एरियाज. रेफर्स टू ओपनिंग ऑफ रूरल एरियाज टू न्यू रूरल जनरेशन जॉब्स एंड फार्म्स. ठीक है, तो ये एक इसका कॉन्सेप्ट था. इंडियाज वर्क फॉर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर कितना है? 42% से बढ़ के 45% हो गया एग्रीकल्चर पे ना. तो दिस इज शिफ्ट टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड यूज. ठीक है, द रियल जीवीए gross value addition has grown at 3.8%, higher than the 3.2% of the current real GDP growth. ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया गोल्ड होल्डिंग्स है जो वो बढ़ गई हैं. इट इज हेल्ड बाय RBI. ठीक है, RBI and other central banks are ramping up the gold holdings. ठीक है, 2010 के बाद central banks have been net buyers of gold on annual basis. India is among the top 10 largest official buyers of gold 1999 से लेके 2021 तक. ठीक है, अभी क्या हमारा कितना है गोल्ड रिजर्व, कितना है? इतना है. इंक्रीज 5% हो गया. बस इतना याद रखो कि बढ़ रहा है. ये क्यों यूज किया जाता है? टू बैलेंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. इट यूज टू मैनेज रिस्क. ठीक है, आपको वॉलेटिलिटी होती है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको थोड़ा सा उसके टू हैव अ लेवरेज अगेंस्ट दैट volatile trading and for foreign exchange influx and outflux. So we have gold as a reserve risk management tool from currency holdings and to promote stability during economic turmoil. ठीक है, so it is used as for to hedge against the fiat currencies. Gold offers a hedge against the eroding value of currencies. ठीक है, क्योंकि करेंसी की वैल्यू तो ऊपर नीचे होती है, बट गोल्ड का मोर और लेस आई थिंक इट रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट. ठीक है, हेल्प्स डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियोज एज वेल. ठीक, नेक्स्ट आपका आ गया एंजल टैक्स. वी विल ब्रेक फॉर 2-3 मिनट्स. आप कुछ डाउट है तो पूछो मेरे को. 2-3 मिनट की ब्रेक के बाद हम फिर कंटिन्यू करते हैं. कोई डाउट है यहाँ तक? एनी डाउट्स? एनीवन? No, sir. We'll reconvene after 2 minutes. So what is an angel tax? ठीक है, everyone is there now. So Ministry of Finance, it has proposed changes in the angel tax. क्या किया है कि कौन सी फॉरेन कंपनीज इससे they will be free from this.
सो इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 2012 में, ठीक है। टैक्स लेविड ऑन कैपिटल रेज बाय अनलिस्टेड कंपनीज। सो एंजल इन्वेस्टर्स आपको होता है ना, एंजल इन्वेस्टर्स आपने नाम भी सुना होगा, एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स मीन्स जो किसी फ्रेश और मे बी न्यू कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, नई कंपनी जो लॉन्च होती है उसमें जो पैसा डाला जाता है, ठीक है। टैक्स लेविड बाय ऑन कैपिटल अनलिस्टेड कंपनीज दैट आर स्टिल टू बी लिस्टेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज, जिनका आईपीओ अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, और जो नई नई लॉन्च हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डेटा जनरेशन एंड यूज ऑफ अनअकाउंटेड मनी थ्रू सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो बेसिकली ये जो ब्लैक मार्केटिंग है, जो अनअकाउंटेड मनी है, उसको कर्व करने के लिए। आर यू गाइस एबल टू फॉलो? ऑडिबल एंड क्लियर? Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट, सरकार ने एक और स्कीम लॉन्च की थी, विवाद से विश्वास वन स्कीम, ठीक है। ये क्या थी? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम थी, प्रोवाइडिंग रिलीफ। किसको रिलीफ प्रोवाइड करनी थी? एमएसएमईज को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। कोविड पीरियड में पर्टिकुलरली जो छोटी इंडस्ट्रीज थी उनको काफी नुकसान हुआ है, तो उसको उनको थोड़ा सा एक मतलब एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कौन सी डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था? ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अंडर इट द मिनिस्ट्रीज विल रीफंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, बिड सिक्योरिटी एंड लिक्विडिटी डैमेजेस। बस इतना याद रखना है आपने कि जो विवाद से विश्वास स्कीम थी, ये आपकी लॉन्च हुई थी टू प्रोवाइड सम रिलीफ टू द एमएसएमईज suffering certain problems and challenges due to the COVID. Also, remember the Department of Expenditure, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट आपका आ गया ई अपील्स स्कीम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी, ई अपील स्कीम लॉन्च की टू रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ अपील्स एट द लेवल ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर्स। इसमें क्या करेंगे अब? द एग्रीव्ड assessee कैन अपील certain orders before joint commissioners passed by an assessing officer below the rank of this joint commissioner appeals, ठीक है। A person shall not be required to appear either personally or through authorized representative in connection with any proceedings. So this topic is not important from IB perspective, more important with respect to UPSC. Of course इसमें ये याद रखना, ई अपील स्कीम है, किसने लॉन्च की? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। टू रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ अपील्स एट इनकम टैक्स कमिश्नर लेवल में पेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए ये आपकी स्कीम लॉन्च की गई, ई अपील स्कीम, ठीक। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस, ठीक है, जो पावर मिनिस्ट्री ने वेव कर दिया है इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस ऑन ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया 25 साल तक। ये क्यों किया है? ताकि थोड़ा सा इस सेक्टर को एक इम्पेटस दिया जा सके, ठीक है। किस किस को एग्जाम कर दिया? ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया। सो ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया कंप्लीट वेवर ऑफ ISTS चार्जेस हैज बीन गिवन फॉर द ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स कमीशन्ड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर। ये डिटेल्स आपको नहीं जरूरी है, कंप्लीट वेवर दे दिया गया है इसके लिए और हाइब्रिड कॉम्बिनेशन के लिए। प्रोजेक्ट्स कमीशन्ड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, ठीक है, विल बी एलिजिबल फॉर दिस वेवर। 2030 के पहले पहले वाले प्रोजेक्ट्स को ये वेवर मिलेगा।